अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं करा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपको बताऊं, एक जुमले में आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक टर्निंग पॉइंट है। और इस बात को आप मेरी आज लिख लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको दिन देखेंगे और बहुत जल्द देखेंगे कि जब आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अहमियत का एहसास होगा कि ये आज किन हालात में और किन वाक़यात के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वजूद हुआ और उसके बाद इसमें जो जो बात कही गई वो कितनी अहम बात थी और उसकी किस तरह से निशानदेही की गई। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी चीज़ें खुलेंगी, लेकिन यहाँ पे दो बातें बड़ी अहम हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो किसी प्रोग्राम में नहीं हो रही, जो किसी भी जगह पे टॉक शो में शायद नहीं हो रही है बात, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि वो कौन से लोग हैं कि अगर आर्मी एक्ट के तहत उनको फ़ौजी अदालतें ट्राई नहीं करती तो उनको बहुत फ़ायदा है इसका। इस बात को समझ लीजिएगा। ये सबसे पहले इसमें कुलभूषण यादव को फ़ायदा है और हिंदुस्तान को फ़ायदा है कि वो पूरी दुनिया में ये वावेला कर सकता है कि हम तो पहले से कहते थे ये शैम ट्रायल है हमारे लिए और इसको मत करें। हर उस दहशतगर्द को जिसने पाकिस्तान के अंदर तकरीबी कार्रवाई की गई है और जो उसमें ट्राई हो रहा है, जैसे 102 अफराद का आज DGISPR ने जिक्र भी किया या 100 अफराद का, उन सारों को इसका फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ बगैर सोचे समझे एक चीज़ को फैशन स्टेटमेंट के तौर पे मत अच्छा या बुरा कहें। ये देखें कि आपके मुल्क के जो बदलते हुए हालात हैं उनमें कौन सी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है बहैसियत कौम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मेरे शुरका जो है वो दोनों आज बड़े ही अपना आला पाए के तज्ज़ियाकार हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं ज़्यादा वक्त लूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी आप ज़्यादा बातें सुनें। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे भाई हैं, छोटे पिंडी से आए हैं अभी हमारे पास और मुलाकात भी हो रही है इस बहाने इनसे। और अब्दुल्ला गुल साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अब्दुल्ला गुल साहब उन खुशनसीब लोगों में से हैं कि जो कह सकते हैं कि हमीद गुल मेरा बाप है। बड़ी बड़ी इज़्ज़त की बात है इनके लिए। नसरुल्लाह मलिक साहब ये भी हमारे छोटे भाई हैं और मैंने और मलिक साहब ने तो एक साथ काम बड़ा किया और बड़े धक्के भी खाए हैं हमने। बुरे वक्तों के हम साथी हैं, उस ज़माने का जर्नलिज्म कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुल साहब, सबसे पहले आज DGISPR की जो प्रेस है इसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में जिसको कहते हैं सही मानों में जो ट्रू पिक्चर थी उसको पेश किया गया। बड़े तहम्मुल से, बुर्दबारी से, एक एक सवाल का, बड़े सख्त सवालात थे, सबका जवाब दिया गया। बॉटम लाइन ये है कि 9 मई को एक बगावत कराने की कोशिश की गई जिसको कुचल के रख दिया गया। वो तमाम अनासर जो पहले ये कह रहे थे कि फेवरेटिज्म होगा, कोई एक बच जाएगा, ये हो जाएगा, झुकाव आ जाएगा। एक लेफ्टिनेंट जनरल की वाइफ, दूसरे मेजर जनरल की वाइफ, उनके दामाद, 7 ब्रिगेडियर ऑफिसर्स, 1 स्टार जिनको जनरल कहते हैं, 3 मेजर जनरल्स, 1 लेफ्टिनेंट जनरल, 3 दूसरे ओहदेदार, 15 दीगर अफसरान, 3 को घर भेज दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल समेत। 2 मेजर जनरल्स ने बाकायदा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कंडक्ट की, उसके अंदर एक एक चीज़, शवाहिद, सबूत, फोरेंसिक, जो भी एविडेंस, नादरा रिकॉर्ड, सब कुछ निकाल के सामने आ गया। अब इसका मतलब यह है कि 2 बातें, एक तो यह है कि कोल्ड फीट हुए लोग, जो है वो घबरा गए और उन्होंने ये सोचा, लेकिन दूसरी तरफ ये बात है कि अभी ये सज़ाओं की इब्तदा है। इसके बाद आपको पता चलेगा कि ये आगे बढ़ेंगी और इसका दायरा कार ये है कि उन्होंने, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं कि फ़िश रॉट्स फ्रॉम हेड, और जब मछली मुंह से सड़ना शुरू होती है तो उन्होंने सबसे पहले मुंह को फिक्स किया। अपने टॉप रैंकिंग ऑफिसर्स को उन्होंने नहीं छोड़ा। इसका मतलब है कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो DGISI हैं, उनका विज़न बड़ा वाज़ेह और क्लियर है और वो नो नॉनसेंस की पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं। 9 मई से लेकर अब तक तमाम सबूत और शवाहिद इकट्ठे किए गए, तमाम इंटरनेशनल प्रेशर को रद्द किया गया। इमरान खान साहब बाहर जाना चाहते थे, PTI के चेयरमैन जो हैं वो मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, उन्होंने बाकायदा ये कोशिश की, उन्होंने इसके अंदर मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जैद को डालने की कोशिश की, उन्होंने इसमें जैक गोल्डस्मिथ की जो है मदद हासिल करने की कोशिश की, रॉथस्चाइल्ड फैमिली की जो है वो कोशिश की गई। लेकिन नतीजा ये निकला कि यहाँ एक सोच ये है कि अगर गैर मुल्क चले जाएंगे तो वहाँ बैठ के कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो जो बाहर के ममालिक के लोग जो पहले ही मासूम पाकिस्तानी, जिनको बुरी तरीके से अपने पर्सनल जो पॉलिटिक्स के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए आज भी वो कोशिशें जारी हो रही हैं कि गज़ब खुदा का कि पाकिस्तान के मुतल्लिक, रियासत के मुतल्लिक
एक पूरा टारगेट किया जा रहा है, एक फ्रेम किया जा रहा है केस, जिसकी इब्तदा अंदलीब अब्बास साहिबा से शुरू होती है, जो बाकायदा एक वीडियो बनाती हैं जिसमें बताती हैं कि ये एक है एप्लीकेशन, आप इसको यूएन के अंदर, आप इसको जो है जितने भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके अंदर लिखें, वो आपको कोड भेजेंगे, वो कोड आप हमें वापस भेजें, हम उसके ऊपर बाकायदा आपकी जो लॉन्च है, आपकी तरफ से जो एक दरख्वास्त है वो आगे लॉन्च होगी। इससे क्या होगा, पाकिस्तान की रियासत को आइसोलेट किया जाएगा, एक न्यूक्लियर रियासत को डी न्यूक्लियराइजेशन की तरफ लेके जाया जाएगा। उनको ये बताया जाएगा कि ये इस अहल नहीं है कि ये न्यूक्लियर के मुतहम्मल हो सके। ये कौन चाहता है? ये भारत चाहता है, ये इसराइल चाहता है, ये पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें चाहती हैं। पाकिस्तान के मुतल्लिक हर्जा सराई का आलम ये हो गया कि गैर ममालिक जिनके लिए आप साइफर के बयानिया बता रहे थे, आपने जो है उन गैर ममालिक में बैठ के बाकायदा वैगनों के ऊपर आपने गाड़ियां हायर की, आपने उनके ऊपर वीडियोस पाकिस्तान के मुतल्लिक दिखाई जो कि झूठ के ऊपर मबनी थी। शीरीन मज़ारी जो कि मिनिस्टर रही ह्यूमन राइट्स की, वो बाकायदा जो है वो बार बार मदाखलत के लिए कहती रही। जो 66 कांग्रेसमैन जो हैं वो एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिखते हैं कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ाया जाए, तब किसी को फॉरेन इंटरवेंशन का ख्याल नहीं आया, कब बैरूनी मदाखलत नहीं। मुबशर साहब, आपके साथ मेरी पहले भी बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि यह साजिश है, जो जिस पे हुकूमत गई वो साजिश थी, लेकिन किसके खिलाफ? पाकिस्तान फ़ौज के खिलाफ, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट के खिलाफ, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ, इस अवाम के खिलाफ। हुकूमत हो आपके पास पंजाब की, केपी, कश्मीर और जीबी की, और आप जो है वो बावजूद इसके कि 99 लोग जो है वो कह रहे हैं कि आपने नहीं तोड़े असेंबली, आप तोड़ते हैं। इसका मतलब है कि आप सियासत नहीं करना चाह रहे थे, आप हुकूमत नहीं करना चाह रहे थे, आप इंतशार फैलाना चाह रहे थे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर के लोगों के लिए भी, जो 600 लोग जिनको चार्ज किया गया है, जिनको इंटरपोल के ज़रिए बात की जा रही है, जिनके मुतल्लिक गुफ्तगू की जा रही है, जिनको कहा जा रहा है उनके फ़ॉरेन ऑफिसेस के ज़रिए कि इन लोगों ने पाकिस्तान में सीनियर अफसरान के कौन है। अभी आपने कुलभूषण की बात की, कुलभूषण यादव को पकड़ने वाला कौन आदमी? जनरल फैसल नसीर। जनरल फैसल नसीर के जो 2 दफ़ा तमगा इम्तियाज़ ले चुके हैं और उन्होंने दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया, उनको डर्टी हैरी के नाम से पुकारा गया, तजलील की गई। अमरीकी फ़ौज ख्वार होके अफ़गानिस्तान से गई, किसी ने उनके फ़ौजियों के मुतल्लिक बात की, किसी ने उनकी तस्वीर को बेहुरमती की गई। हमारे जनरल हाफिज़ आसिम मुनीर की तस्वीर के ऊपर जो है वो उनकी बेतौकीरी की गई बरतानिया के अंदर, और ये सारी शह के ऊपर हुआ। ये बाकायदा कोई एक पीटीआई ने कोई उसके मुतल्लिक रिजेंटमेंट शो की हो, कोई उन्होंने इसको रिबटल दिया हो, कुछ भी नहीं। इसका मतलब है ये सब शह के ऊपर हो रहा था। जब दुनिया ने देख लिया कि हम जब बैरूनी तौर पर पाकिस्तान को उलझाते हैं, यानी कि बॉर्डर्स के ऊपर फ़ौज को करते हैं, तो फ़ौज जवाब देती है और उनको दांत खट्टे करती है। उसके बाद उन्होंने दहशत गर्दी की जंग मुसल्लत कर दी पाकिस्तान पे। दहशत गर्दों के ठिकानों को किसने जो है वो केपी में सहूलतकारी की, किसने जो है वो दहशत गर्दों के जेल तोड़वाए। लेकिन सवाल ये है कि उसमें सिर्फ अपना चेयरमैन तहरीक इंसाफ नहीं, उसमें जनरल फैज़ हमीद का भी नाम आना चाहिए। जनाब आप देखेंगे सबके आएंगे, किसी को नहीं बख्शा जा रहा। अभी इब्तदा है, अभी इसकी इंतहा नहीं हुई, अभी उन्होंने बता दिया है। ये अभी तो मुंह दिखाया, अभी तो सिर्फ मुंह दिखाई हुई है, अभी तो रुखसती बाकी है। क्यों मलिक साहब, रुखसती तो होनी है। देखिए मुबशर साहब, अगर आप आज जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सामने रखें तो ये बड़ी, मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक प्रेस रिलीज देकर ये बताया जा सकता था कि फ़ौज ने अपना एहतसाब करते हुए खुद एहतसाबी अमल शुरू कर दिया, और ये जनाब लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, इनको बरतरफ कर दिया गया है। ये फ़ौजी अफसरान थे, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है, और ये रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान थे जिनके अजीज़ व कारब गिरफ़्तार हैं, उनके ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। महज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आगाह करने के लिए नहीं थी। अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखें तो जनरल अहमद शरीफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पूरी बड़ी कम्पैक्ट, वैसे बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट, बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि मैं उनको मिला हुआ हूँ आज, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़े गुस्से वाली थी। और वैसे जिस तरीके से उन्होंने
अपने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बयान किया है। पूरा वो बयानिया जो अफवाज पाकिस्तान 9 मई के बाद अवाम के सामने रख रही थी कि किस तरीके से ये साजिश की गई, और फिर जिस तरीके से सवालात के जवाबात दिए गए, हर एक सवाल को उन्होंने जो है उसको रिस्पांस किया। मैं समझता हूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बुनियादी चीज़ है, अगर आप वो उस पर गौर करें। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती है, जनाब अहमद शरीफ साहब के अल्फाज हैं कि जो जहन साजी की गई पाकिस्तान की 76 साल तारीख़ में ऐसी साजिश नहीं हुई, और बाकायदा एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत ये जहन साजी की गई कि पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ा दिया जाए। नहीं की है पहले, वैसे मैं इस बात से एग्री नहीं करता। 71 में हुई है ना, मैं गुजारिश करूँ, 71 में भी पाकिस्तान की फौज के खिलाफ किया था। बहाने थे ना जी। मैं गुजारिश करता हूँ, जिस तरीके से ज़रूर हुआ वहाँ एक वो लोग थे कि जो यानी बाकायदा जिनको टारगेट करके जहन साजी की गई, यहाँ पूरी पाकिस्तानी कौम को ये तासर देने की कोशिश की गई। अब देखें वहाँ एक मखसूस वहाँ तो मुक्ति बानी थी, मुक्ति बानी को टारगेट किया गया और मुजीब बानी बाद में आ गई थी। बानी आ गई। यहाँ पूरी पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को ये तासर दिया गया कि अमेरिका के साथ मिल के आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान की एक हुकूमत को ख़त्म किया और इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया। और इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं जो अमेरिका के सामने खड़े हो गए, एब्सोल्युटली नॉट का किनारा दे दिया गया। फिर ये कहा गया कि यहाँ से साजिश अमेरिका गई और एक साजिश के नतीजे में पाकिस्तान से अवाम का जो इक़्तिदार है वो छीना गया। ये एक पूरा बयानिया है जो इमरान खान साहब ने इक़्तिदार से निकलने के बाद इख्तियार किया, और टारगेट बिल्कुल फ़ौज को रखा। यानी आप अंदाज़ा करें, जनरल कमर जावेद बाजवा का टारगेट थे, फ़ौज की लीडरशिप तब्दील हुई, इमरान खान साहब ने सारा जो है मलबा नए आने वाले चीफ पर डाल दिया। और जिन जिक्र कर रहे थे जनरल फैसल नसीर का, अब्दुल्ला भाई, जिस तरीके से उनके नाम को बिगाड़ा गया बार बार। मैं कहता हूँ कि छोड़ दो उनके तमगे वगैरह, पाकिस्तानी फौज के अफसर हैं, जिस पाकिस्तानी फौज के जवान और अफसर किसी की भी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए। उनके खानदान की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई, उनके घर का एड्रेस वायरल किया गया। यानी आप अंदाज़ा करें कि आपने इस कौम के नौजवानों को इस बात पे भड़काया, तैयार किया कि वो जाएं और अपने फौजी अफसरान से लड़े। एक मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं चलते चलते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। आप समझे कुछ बातें उधार होती हैं, बातें कर्ज होती हैं। बहुत साल पहले मैं ARY के लिए काम करता था, तो मैं चकलाला में पिंडी में जनरल हमीद गुल साहब का इंटरव्यू करने गया। तो उन्होंने वहाँ पे, और मेरी उनकी बड़ी आर्ग्यूमेंट हुई इस बात पे, उन्होंने मुझे कहा कि मुबशिर तुम देखना अपनी ज़िंदगी में कि तालिबान जलील करके निकालेंगे अमेरिका को यहाँ से। तो मुझे यकीन नहीं आता था। तो कई हमारे विजनरीज़ होते हैं, हमारे तज्जियाकार होते हैं, उनकी बातों को ज़रा गौर से सुना करें, क्योंकि फिर हमें अपनी ज़िंदगी में ही वो बातें पूरी होती नज़र भी आ रही होती हैं। मज़ीद क्या कहेंगे हमारे एनालिस्ट आज, एक ब्रेक के बाद। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। बहुत लोगों का ख्याल था जो लोग भागे हुए हैं वो पकड़ में नहीं आएंगे। मैं आपको बताऊं कि वो अब सिर्फ या भागे रहेंगे या फिर पकड़ में आएंगे। क्यों गुल साहब, इससे एग्री करते हैं आप? कोई भी नहीं बचना, छोड़ना ही नहीं है। देखें, जब आदमी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता ना, तो दूसरे के बच्चे को भी नहीं छोड़ता। मुझे तो ईद से पहले कोई कुर्बानी नज़र आ रही है, और मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि ये सारी बात देखें, बड़ा वाज़ेह उन्होंने बताया कि वो जो नसरुल्लाह साहब बता रहे थे, भड़काया गया, लोगों में नफ़रतें डाली गई, लोगों के अंदर बुग़्ज़ पैदा किया, अपने ही शोहदा के इस लेवल पे आ गए कि अपने एक हैजान था, एक अजीब व गरीब हैजान था, जिसके अंदर लोग जो है ना मशरक़ी रवायात को देख रहे थे, ना इस्लामी जो अहकामात थे उनकी पासदारी कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि जो सोशल मीडिया पे गंद उठा, और वो तमाम सोशल मीडिया कहाँ से हैंडल होता है? तमाम मगरब में बैठे हनूद और यहूद बैठे हुए हैं उसके पीछे, और तभी उनके ऊपर किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जबकि सोशल मीडिया के बड़े वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी किस्म की वायलेंस जो है उस पर नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन ना सिर्फ लोगों के एड्रेसेस बताए गए, ना सिर्फ फेक डॉक्यूमेंट्स उसके ऊपर किए गए, लेकिन उनके ना यूट्यूब बंद हुए, ना उनके जो है वो ट्विटर अकाउंट बंद हुए, ना उनके फेसबुक बंद हुए। ऐसा क्यों हुआ? जबकि माजी में जब TLP का हुआ तो अभी आप रिजवी का नाम ही लिखते थे, खादिम हुसैन रिजवी, तो आपका वो अकाउंट उसी वक्त ब्लॉक। कश्मीर का जब हम करते हैं, कश्मीर का करते हैं तो आपका ब्लॉक हो जाता है। तो फिर क्यों नहीं किया?
इसका मतलब है कि बाकायदा एक साजिश के तहत हुआ। आपको याद होगा जैक गोल्डस्मिथ का जो है मुकाबला था मेयरशिप के लिए सादिक खान के साथ। तो इमरान साहब ने सादिक खान को सपोर्ट करने के बजाय जैक गोल्डस्मिथ की इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। ये क्या अजीब बात थी कि आप एक वो अलग बात है कि वो हार गया, ये अलग बात है, वो तो अल्लाह ने उसको सादिक खान को जो है वो जिताना था। बहरहाल ये बात नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि क्या वजह है और क्यों है। असल बात ये है, पहली बात है कि छोड़ना तो किसी को नहीं है, निज़ाम ने बचना कोई नहीं है। आज ही मैंने एक ट्वीट किया कि ये जो दुबई शुबई की मुलाकातें हैं, उनको लग रहा है कि अब नेक्स्ट उनकी बारी है, क्योंकि अभी एक फारिग हो गया है, अभी दूसरे की बारी आने वाली है। और वो किसी ने कुछ नहीं करना, वो अपने वज़न से खुद गिरेंगे, अपनी बैड परफॉर्मेंस से गिरेंगे, ये निज़ाम लपेटा जाएगा। इस निज़ाम और पाकिस्तान का अब ज़िद हो गई है, अब ये इकट्ठा नहीं चलेगा, इनमें से एक ने जाना है और पाकिस्तान ने रहना है इंशाअल्लाह ताला। ये तो बात हो गई आम आदमी की। आप अगर राय पूछें, आम आदमी ने जिस तरीके से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में रैलियां निकाली हैं, कभी मुबशर भाई आपने देखा है पाकिस्तान के किसी भी सियासी पार्टी के हक में ऐसी रैलियां जो हैं बग़ैर पैसे के, बग़ैर किसी चीज़ के निकली हों? अवाम निकली, अवाम में शऊर आया, जो दरमियान में खलीज डालने की कोशिश की गई, वक्ती तौर पे वो आई, लेकिन अब रियलाइजेशन का प्रोसेस। मुझे बड़ी प्रॉब्लम थी उस दिन, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पाकिस्तान में BFM चैम्पियनशिप हो रही थी बहुत सालों के बाद, और मैं क्योंकि पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ तो मैं उसको होस्ट कर रहा था, और 120 उसमें प्लेयर्स थे, सारे गैर मुल्की भी और पाकिस्तानी भी। और उस रात को इंडियन टीम्स के और उनकी बातों के जवाब दे देकर वो बड़ी मीठी मीठी छुरी से ताने मार रहे थे कि ये क्या हो रहा है, आग लग रही है, कोर कमांडर हाउस पहुंच गए, फला MM आलम का जहाज़ गिर गया। तो मुझे समझ आई, मलिक साहब पूरी हिंदुस्तान एयरफोर्स होती है, MM आलम का जहाज़ नहीं गिरा सकी, हमारे चंद शरपसंद लोगों ने गिरा दिया। यही हमने मैसेज दिया ना उस दिन। वैसे साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो कुछ हुआ ये शायद पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने एक बात भी की थी। देखें, हम तो पहले रोज़ से कह रहे थे कि एक फाशिस्ट को आप इस कौम के ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप 2014 में एक शख्स खड़ा होता है, वो हुंडी के ज़रिए पैसे भेजने की बात करता है। एक शख्स खड़ा होता है, वो कहता है पूरे मुल्क को बंद करके रख दूंगा। वो थाने में जाता है, बंदे छुड़ा कर ले जाता है। वो जाकर पूरी आपकी पार्लियामेंट और आपकी PTV के ऊपर हमला करता है, वहाँ कब्जा कर लेता है। फिर वो कहता है मैं इस मुल्क के निज़ाम को नहीं चलने दूंगा। फिर वो कहता है कि हम पूरे मुल्क को ऐसा जैम कर देंगे कि यहाँ कोई कारोबार नहीं चल सकेगा। ये जो सोशल मीडिया जिसकी हम बात करते हैं, ये जिन साहब का आप जिक्र कर रहे थे, ये सोशल मीडिया की टीमें उन्हीं की बुनाई हैं। हमें इसका भी जायज़ा लेना होगा कि इसको आप इस नहज पे फैज़ हमीद की बात, मैं वही कह रहा हूँ, इस नहज पे पहुँचाने वाले कौन थे, और जो उस वक्त इदारे के अंदर, फौज जैसे इदारे के अंदर एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि एक DGI जो है वो कोर कमांडर पेशावर नहीं बनना चाहते। आप मुझे बताइए, क्या फौज को इस बारे में सोचना नहीं होगा, इसका जायजा नहीं लेना होगा कि अगर पॉलिटिकल मोटिवेशन। आज तो मुझे लग रहा है कि वो बहुत कुछ जायजे ले रहे हैं, सिर्फ उन्होंने बताया हमें वो है जो बताना चाह रहे हैं। ये चीज़ें यानी आइंदा के लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, माजी की गलतियों का जायजा लेना पड़ेगा। हम जब कहते हैं छोड़ दें माजी में क्या हुआ, फिर आप मुस्तकबिल की मनसूबबंदी करते हुए रास्ते से भटक जाते हैं। आपको ये देखना होगा कि कोई शख्स भी, मैं आज आपसे कहूँ मुबशर साहब, कोई सियासी जमात हो, कोई मजहबी जमात हो, उसको ये हक हासिल नहीं है कि वो किसी पूरे मुल्क को जैम करने की बात करे। वो कहे हम रास्ते बंद कर देंगे, हम मुल्क को चलने नहीं देंगे। वो कहे हम हुंडी के जरिए पैसे भेजेंगे, मुल्क की इकानमी को तबाह कर देंगे। वो कहे हम IMF को खत, ये भी कहते थे कि बिजली के बिल फाड़ दें, बिजली के बिल फाड़ दें। हम IMF को खत लिखेंगे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दे। और लिखा। इसका मतलब ये है कि आप अपने इक़्तिदार की खातिर इस पूरे मुल्क को दाव पर लगाना चाहते हैं। नहीं, उन्होंने तो कहा था, मैं इसलिए उन्होंने तो ये कहा था कि मैं नहीं तो इस पे एटम बम मार ये दूं। मसला है उनका। खान साहब का मसला ये था, इमरान खान साहब का, वो एक ऐसे खुदप्रस्त इंसान थे हुकूमत में होते हुए, न उन्हें खारजा पॉलिसी की परवाह थी, न उन्हें चीन के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात की परवाह थी, न उन्हें पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी की परवाह थी, बल्कि इसको बड़ा लोग नज़रअंदाज करते हैं। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब की एक स्पीच है, पाकिस्तान के एटमी असास से गैर महफूज हाथों में चले गए हैं। उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया। इससे बड़ा इल्ज़ाम क्या हो सकता है कि आपका एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर के कि आपके एटमी असासे महफूज नहीं है। मेरे ख्याल में जो खेल खेला गया,
इस खेल के तमाम उन साजिशी अनासर को जो मज़ीद जिनका अब्दुल्ला साहब जिक्र कर रहे हैं सामने लाने पड़ेंगे। आप बुला के उनसे पूछेंगे कि ये सारा खेल क्यों खेला जाता रहा। ये जो सोशल मीडिया पूरी वार चली, पूछेंगे कि रैप्टे मारेंगे, क्यों नहीं रैप्टे पड़ेंगे उनको। सर गुजारिश ये है कि ये सोशल मीडिया की जो वार है जो पूरी फौज के खिलाफ इस्तेमाल हुई, इसके ताने बाने तलाश करने पड़ेंगे। फंडिंग कहाँ से होती रही, इनकी फंडिंग कौन करता रहा। अब भी लंदन में लोग बैठ के जो फौज के खिलाफ पूरी मुहिम चलाते हैं, उनकी फंडिंग चेक करें कहाँ से आती है, पैसे कौन देता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये आज रियासत तय कर ले कि हम किसी को भी रियासत को चैलेंज करने की इजाज़त देंगे, खा इमरान खान हो, खा कोई और हो, खा कोई मजहबी करो, सियासी करो, क्योंकि रियासत सबसे अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और यह रियासत के खिलाफ बगावत थी। यानी ये सिर्फ अफसरान के घर नहीं है, यह आपके उस सिक्योरिटी को चैलेंज कर दिया गया कि जिसमें यह साबित कर दिया गया कि इस मुल्क की सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब ये मैं समझता हूँ कि ये वाजे, और ये जो अभी बात कर रहे थे अब्दुल्ला साहब, ये खान साहब के गिर्द घेरा है। खान साहब ने गिरफ्तार होना है, खान साहब ने डिस्क्वालीफाई होना है। और आज जमान पार्क के अंदर कितने मिलने वाले हैं ये भी आपको अंदाजा है। पूरी नहीं होगी तो की करेंगे बेचारे अब जेल से। देखिए ना, अब कौन उनको मिलने वाला है वहां पे मौजूद है। और जरा इनकी बहादुरी देखे ना, यानी आज से 20-25 दिन पहले, ये 15-20 दिन पहले तो ये डर्टी हैरी करते थे। आज ज़बानें क्यों बंद हो चुकी हैं, आज मुंह से लफ्ज़ क्यों निकलते। आज थोड़े से एहतराम में भी आ गए। मैं आर्मी चीफ साहब से कहता हूँ कि मैं बातचीत करना चाहता हूँ। यानी ये रौनक देखें जरा आज से 3 महीने पहले की, आज ये सारी रौनक जो है वो खाक में मिली हुई है। लेकिन ये फैसला करना पड़ेगा, कोई शख्स जो है वो रियासत पाकिस्तान से ऊपर नहीं। नसरुल्लाह मलिक और अब्दुल्ला गुल मेरे साथ ही हैं। ब्रेक के बाद आते हैं हम। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। अब्दुल्ला गुल साहब, आज एक जुमला बोला गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंसाफ में रुकावट बनने वालों, पैदा करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। क्या ये किसी ख़ास फ़र्द के तरफ इशारा है कि भाई तुम ठीक हो जाओ? ये तो करेंगे हम। इंसाफ और साथ एक और जुमला भी बोला गया, अवाम की मदद से। हाँ बिल्कुल बोला गया। बड़ा वाज़ेह इशारा है ऐवान अदल के लिए। ये जो काम हो रहा है यास्मीन राशिद के हवाले से, हर चीज़ क्लियर है। आप उनको बरी कर देते हैं, आप जो है वो इतना झुकाव रखते हैं। आपने अभी तक दरख्वास्त दी नहीं होती और ज़मानत पहले हो जाती है। ये अब ढकी छुपी बातें। आप ये कहते हैं कि हर आने वाले केस में ज़मानत है, मुस्तकबिल के भी, यानी कि जराइम जो मैं मुस्तकबिल में करना चाहता हूँ उसकी भी माफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह, कौम को मुबारक हो कि यह तारीख में पहला वाक़या हुआ है कि जिसमें मुस्तकबिल के जराइम पे भी जो है ये भी हमने पाकिस्तान ने रिकॉर्ड बना लिया है। ये और दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं, एक और वाक़या भी है, घड़ी को पीछे करके घड़ी की ज़मानत ले ली जाए। घड़ी को पीछे करके ज़मानत, बहुत कुछ हुआ। लेकिन कमाल नहीं है ये तारीख है ना, ये जो पॉलिसी 2 दिन पहले के शुमार किया जाए उनकी, उस वक्त को घड़ी को वहाँ ले जाया जाए। ये जो पॉलिसी थी ना, एब्सोल्युटली नॉट, ये कभी एब्सोल्युटली नॉट नहीं था। और मैं अभी फिर भी कन्विंस्ड हूँ कि वो गवर्न करना ही नहीं चाहते थे। वो एक मकसद के लिए आए थे, पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करने के लिए, डी इस्लामाइज करने के लिए। गवर्न तो किया ही नहीं उन्होंने, डी न्यूक्लियराइज करने के लिए। और जब ये नहीं हुआ तो हैप-हैडेडली कोशिश की गई कि अब अवाम में इंतशार पैदा किया जाए। मीर सादिक, मीर जाफर, आपने 6 अक्टूबर से लेके 20 नवंबर तक DGISI की अपॉइंटमेंट का मजाक बना के रख दिया। आपने सिटिंग DGISI जिनके ऊपर 1 रुपए का कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, पूछें बलोचिस्तान में जहां वो मुकम्मल बलोचिस्तान के IGFC थे, कोई एक आदमी कह दे कि जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक कोई बात है तो मैं मान जाऊं। क्लीन स्लेट, इंतहाई पढ़े लिखे और इंतहाई काबिल और दयानतदार, यानी कि फ़ौज में अगर किसी को पढ़ा लिखा माना जाता है तो जनरल नदीम अंजुम का नाम सर फहरिस्त आता है। दूसरी बात यह है कि आपको याद होगा कि जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, एक टाइल ओनर थे फैक्ट्री वाले, उनके हवाले से एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म का प्रोपोगेंडा किया गया ताकि वो आगे आर्मी चीफ की लाइन में ना आ सकें। और जब मैंने उस फैक्ट्री ओनर से पूछा तो उन्होंने कहा मेरा इससे कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। सोशल मीडिया पे ये कैंपेन किसने चलाई? अभी नसरुल्लाह साहब ने जो बात कही, किसने चलाई और चलवाई? सोशल मीडिया की जो टीमों की बात कर रहे हैं वो कहां बैठते थे, वो किस जगह से फंड लेते थे,
किस जगह की ट्रेनिंग हासिल करते थे। केपी के गवर्नमेंट देती थी आप? जी नहीं, आप देखें ना, हर आदमी को बाकायदा जो है तनख्वाहदार होते थे। उसके बाद आप आ जाएं कि इन्होंने कहा अब जायज़ा ले रहे हैं। जायज़ा नहीं ले रहे, फैसला ले लिया हुआ है। ये जो मामलात जितने भी हैं इन पे जायज़ा नहीं। 88 फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान का एक एक जनरल ऑफिसर, एक एक सीनियर ऑफिसर जो है बैठता है, और ये इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस तो हर महीने होती हैं, लेकिन ये बहुत ख़तरनाक होती है। एज अ इंस्टीट्यूशन एक सिपाही से लेके एक जनरल तक ये फैसला कर चुके हैं कि मुल्क को अब सीधा रास्ते पे डालना है और नो मोर नॉनसेंस की पॉलिसी को अपनाना होगा। फिर इसी तरीके से आप ये देखें कि कश्मीर को जब इन्होंने बेचा तो कश्मीर के ऊपर जो है वो ये एब्सोल्युटली नॉट था या एब्सोल्युटली यस था। जब अफगानिस्तान क्या के कर ऊपर गए थे, मुझे अमेरिका से वापस आने दें, खुद आपके साथ चलूंगा। आपने कहा कि मैं वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीत आया हूं 27 जुलाई 2019 को, और 5 अगस्त को कश्मीर जो है वो आपने सेल कर दिया, तो ये क्या एब्सोल्युटली नॉट था? आपने 27 सितंबर की तकरीर के अंदर 27 सितंबर जो UNGA के अंदर हुई उसके अंदर कहा कि मैं फैसला लूंगा कश्मीर पे, और वहां फिर आके कहा जो कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करेगा वो गद्दार कहलाएगा पाकिस्तान का। तो कायदे आज़म जिन्होंने हुक्म दे के ये कश्मीर हमें लेके दिया, जिसको जहाद के जरिए हासिल किया, ये क्या था? वो फिर कायदे आज़म क्या कहलाए? तो मकसद ये है कि तमाम जो पाकिस्तान के बुनियादी थे, मैंने आपसे गुजारिश की, IMF वर्ल्ड बैंक के कहने पे स्टेट बैंक का गवर्नर जो है जिस दिन आपने लगाया और उसको पाकिस्तानी कवानीन से बलतर कर दिया, नतीजा ये हुआ कि आपकी इकोनॉमी ने तो कोलैप्स करना ही था। ये तो कोलैप्स बड़ा वाज़े नज़र आ रहा था। आप इसके ऊपर कई प्रोग्राम मैं आपके सुनता रहा। फिर इसी तरीके से ये जो हरकतें हुई, आप मुझे बताएं इससे पहले माजी में किस सियासी पार्टी ने जो है ऐसा काम किया? इससे पहले एक ही जमात ने ऐसा काम किया जिसने GHQ पे हमले किए, जिसने फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाया, जिसने जो है वो फ़ौजी जो अफसरान थे उनके घरों के ऊपर अटैक करवाया। TTP। वो TTP थी। तो ये TTPTI नहीं थी क्या? इसमें कोई फ़र्क नहीं? मलिक साहब क्विकली। देखिए, मैं समझता हूँ कि खान साहब उस हद पे चले गए, खुद परस्ती की, जिसमें वो समझते थे कि अब मुल्की इदारे भी किसी अहमियत के हामिल नहीं हैं। आप उनको अपनी सोचिए, शख्सियत के इर्द गिर्द ही अपनी नजर आता ज़ात के इर्द गिर्द इतने वो मदहोश हो चुके थे। आप देखें सऊदी अरब के साथ क्या मसला बना। हसन निसार साहब ने एक जुमला बोला था कि एक शख्स ने अपना बुत बना लिया और खुद ही उसका तवाफ करता रहता है। बिल्कुल सही कहा हसन निसार साहब ने। अब उस सूरत हाल में अब क्या तवक्को रख सकते हैं कि कोई शख्स वो, अब गवर्नेंस की बात करते हैं, उन गवर्नेंस का क्या मसला था? उनका कोई मसला नहीं था, वो गवर्नेंस करना नहीं चाहते थे। वो तो बशीर मेमन साहब को बुला के कहते थे मुझे ज़रा वो निज़ाम बना के दिखाओ DGFIA से कि जनाब जिसमें आर्डर करूं और बस लोगों की गर्दनें उतार दी जाएं। फिर एक देखें माहौल बनाया गया, आपने बाकी सारे मुखालफिन को चोर डाकू बना दिया, खुदा फरिश्ते बनकर बैठ गए। खुद सुप्रीम कोर्ट से वो सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लहराना शुरू कर दिया। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसको सादिक और अमीन कहा गया, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कोई दुरुस्त फैसला नहीं है। कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं हो सकता, अम्बिया सादिक और अमीन होते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जो कुछ उन्होंने किया गवर्नेंस में भी, आप मुझे बताइए कि खान साहब ने उस दिन खुद इस बात को तस्लीम किया कि जी मैंने जो है उस वक्त के जो DGISI थे, जनरल आसिम मुनीर जो आज आर्मी चीफ हैं, उनको मैंने हटाया था। यानी आप अंदाज़ा करें कि सोच क्या कार फरमा थी कि उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी कि आपकी अहलिया मोहतरमा करप्शन के इन मुकदमात में, इन चीज़ों में मुलव्वस हैं। यानी पंजाब के अंदर आप मुझसे बेहतर जानते हैं क्या कुछ नहीं हुआ। यानी इनकी दोनों हुकूमतें, जो उस्मान बुज़दार साहब की सरबराही में रहीं, जो चोई साहब की सरबराही में हुकूमत चली, करप्शन के वो रिकॉर्ड कायम किए गए हैं कि आप सुन के हैरान रहते हैं। यानी ये तो लोगों को, बाकी तो बेचारे बड़े बोने नज़र आते हैं। यानी आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लें, आप ठेकों के पैसे लें, आप छोटे स्टाफ से ले के क्लर्क की भर्ती के भी आप पैसे लें, आप यूनिवर्सिटियों की ग्रांट देने से पैसे लें, आप चार्टर देने के आप पैसे लें। यानी आपने क्या कुछ नहीं किया यानी सूबे के अंदर। फिर आप कहते हैं जी कि हम बड़े दयानतदार थे। और फिर दूसरी बात देखें, मसला क्या था, क्या मुशावरती निज़ाम था। आपने राना सोनाला के साथ क्या किया? यानी कैबिनेट के अंदर आपको कुछ वजीर कहना ये मत करवाएं, आपने कहा नहीं मैंने करवाना। यानी आपने उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा बनवाया। शहजाद अकबर ने आपके साथ क्या किया? यानी आपके मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया पूरी दुनिया में बता बता के जी हमारे पास ये करप्शन के केसेस हैं, और फिर वो यहाँ से भाग के लंदन चले गए।
शहजाद अकबर साहब ने जितने पैसे और लिए, किक बैक्स भी लिए, किक बैक्स जो लिए हैं वो खैर आपके इसमें भी आता है, अल-कादर ट्रस्ट से भी उनका नाम है। नसरुल्लाह मलिक साहब और अब्दुल्ला गुल साहब मेरे पास ही हैं, एक बताते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते आपको एक जुमला तो मैं बोल दूं। वो कहते हैं चौधरी परवेज इलाई इज इन सीरियस पेन while Mona Salai is in Spain having a good time. एक break, take a break. Welcome back from the break. नसरुल्लाह मलिक साहब आते हैं $1 million क्वेश्चन पे। मैंने आखिरी ब्रेक के लिए आपके लिए दोनों के लिए बचा के रखा था। कुछ लोग होते हैं जो मरदूद होते हैं, मकरू होते हैं, शक्ल से भी और अपनी करतूत से भी, ठीक है ना, और वो हर जगह हर तरह की करप्शन करते हैं, मुर्दार भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, यतीमों का माल भी खाते हैं, बेवाओं और मिस्कीनों का भी खाते हैं, और जब किसी पे बुरा वक्त आता है तो उठ के जाते हैं दूसरी जमात की गोद में बैठ जाते हैं। इन सियासतदानों का जो आज पीटीआई छोड़ के फौरी तौर पे गैर मुस्तहकम पार्टी इस्तेहकाम पार्टी में चले गए हैं, उनका क्या होना चाहिए? उनको नहीं करप्शन पकड़ना चाहिए? आपस की बात है, इस पे तो मातम किया जा सकता है, और ये इस मुल्क का सबसे मेरे ख्याल में तकलीफ दे सवाल है। और ये आज की बात नहीं है मुबशर साहब, ज़रा आप जाएं उन लोगों को देखें जो मियाँ नवाज शरीफ के साथी थे। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए और वो उसी असम्बली में खड़े होके ये कहा करते थे, उमर अयूब साहब, अरे यार मुशर्रफ के साथी थे, हाँ, और वो कहा करते थे पिछली हुकूमत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया, यानी खुसरो बख्तियार साहब हों, उमर अयूब साहब हों, ये सारे। फिर वो नई हुकूमत में अब इस हुकूमत को कहते हैं जी पीटीआई की हुकूमत ने तबाह बर्बाद कर दिया। ये पीपल्स पार्टी से ये 40-50 लोग तो आपको हर तरफ घूमते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस मुल्क का अलमिया ये है कि वो हर दौर के अंदर अपने लिए माल बनाते हैं, नई हुकूमत में एडजस्ट हो जाते हैं, फिर माल बनाते हैं, फिर आने वाली हुकूमत में एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए मुल्क का सियासी निज़ाम बोसीदा हो चुका है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज इस सियासी निज़ाम के होते हुए कोई शरीफ आदमी, मेरी बेगम पता क्या कहती है, मेरी वाइफ, वो कहती है डंडा पीर मुस्टंडिया था, फिर ऐसा डंडा चलेगा कि सारे ठीक हो जाएंगे। सियासी आदमी मुझे बताइए 25-30 करोड़ 40 करोड़ रुपए के बगैर कोई इलेक्शन लड़ सकता है? नहीं। अगर कोई 40 करोड़ रुपए लगा के इलेक्शन लड़ेगा तो उस मुल्क के अवाम की क्या खिदमत करेगा, क्या कानून साजी और कितना खाएगा, और कितना खाएगा? वो कानून साजी क्या करेगा? उसे क्या दिलचस्पी होगी वो कानून साजी करे? उसे यही दिलचस्पी होगी कि ठीक है यार मुझे ठेके मिल जाएं, मेरे काम हो जाएं, मेरे बंदे एडजस्ट हो जाएं, स्टैंडिंग कमेटी में आ जाऊं। वो हर वक्त अपनी ज़ात के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। आपने सियासत को शुरफा से दूर कर दिया है, आपने सियासत को मिडिल क्लास से दूर कर दिया है, आपने सियासत को सियासी कारकुन से दूर कर दिया है। अब ये वडेरों का, जागीरदारों का, सनतकारों का और उमरा का एक क्लब है जो क्लब का अब नाम बदल देते हैं। कभी उसके बाहर तख्ती कोई और लगी होती है, कभी उस क्लब के बाहर तख्ती और लगी। क्यों जी गुल साहब? सियासत मकरू लोगों का क्या होगा? बिजनेस बन गया। पाकिस्तान के 75 साल की तारीख इसलिए नहीं बदली। एक जुमला आपने पेन और स्पेन का बोला था, एक मुझे भी इजाजत दीजिए। बिस्मिल्लाह। जब भी बदला अली बाबा बदला, 40 चोर वही रहे 40 चोर वही रहे। तो दूसरी बात यह है कि 84 करोड़ रुपया एक पीटीआई के सेनेटर थे जिनके मुतल्लिक बड़ा वावेला हुआ बलोचिस्तान से, उन्होंने 84 करोड़ रुपए का टिकट ख़रीदा। मलिक साहब तो अभी 30-40 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो अंदाज़ा करें कि ये क्या हो रहा है। एक बात मैं ज़रूर आपके रिकॉर्ड के लिए कहना चाहता हूँ, अक्सर मेरे वालिद को बहुत इस्तेमाल किया जाता है, उनकी बातों को पता नहीं कहाँ से कहाँ मिलाया जाता है। वो बड़े ऑनरेबल आदमी थे और वो मुल्क के बहुत मोहब्बत करने वाले थे, वो मुल्क में तफरीक डालने वाले नहीं थे, कोई शक नहीं। वो वातासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू की बात करते थे। उनका एक इंटरव्यू मौजूद है जिसमें बड़ा वाज़े वो कह रहे हैं कि मैं इमरान खान के साथ क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उसके साथ सब गंद है। ये अल्फाज उनके हैं, मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए करना चाहता हूँ। खुदा के लिए मेरे वालिद को उनके साथ ना जोड़ा जाए, उनका इससे कोई किरदार नहीं है। मेरे वालिद ने इनसे राहें जुदा कर ली थी जब इन्होंने पार्टी बनाई थी सर गोल्ड स्मिथ के कहने के ऊपर, हेनरी किसिंजर की ब्लेसिंग्स के ऊपर। उसके बाद से मेरे वालिद इनके वालिद के सिर्फ इंतकाल के ऊपर मिलने गए थे, जिसमें मैं साथ था, जहाँ ताज़ियत करने के लिए गए थे।
और एक मुलाकात हुई थी, एक प्रोफेसर रफ़ीक साहब थे, उनका कोई एक प्रोग्राम था उसके ऊपर, और एक जो है वो किसी और इस्लामाबाद के किसी सेमिनार में। इस 3 मुलाकात के बाद 94 ऑनवर्ड्स वो टोटल 3 ये मुलाकातें हैं। तो इसलिए ये बात मैंने कहा कि मैं आपको बता दूं। इन मकरू लोगों का क्या बनना है? इन मकरू लोगों का वही होगा जो मकरू अंजाम होगा, इनका छोड़ेंगे नहीं। ये आप अपना दिल से कह रहे हैं कि दिमाग से? ख्वाहिश रखते हैं। मैं दिल और दिमाग दोनों से और इतलात से कर रहा हूँ। अब्दुल्ला भाई ख्वाहिश रखते हैं। आपका तज्जिया क्या कहता है, इनके साथ क्या होगा? ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हम उस सतह पे आ गए हैं कि वाकई इन लोगों के लिए रास्ते बंद हो जाएं। ये नामुमकिन हद तक मुश्किल दिखाई देता है। यही सियासत है, यही लोग हैं, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी जो लोग चले गए, बहरहाल वो एक लांडी से निकल गए हैं। अब आप सोचें कि उनको पकड़ा जाएगा, ये नामुमकिन। नसरुल्लाह मलिक साहब, अगर उनको नहीं आप पकड़ेंगे तो फिर आप इस मुल्क को नहीं बचा सकते, फिर भूल जाएं, फिर आप मुल्क को बचा नहीं सकते। ना ये निज़ाम बचेगा ना ये लोग बचेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक और अब्दुल्ला गुल। मैं चलते चलते सिर्फ एक बात कहूँगा कि हज़रत अली का एक कॉल है और बड़ा क्लियर कॉल है कि कुफर की हुकूमत चल सकती है, हुकूमत नहीं चलती। तो जो लूट खसूट करते हैं, बेवाओं यतीमों का माल खाते हैं, उनके अगर उनको हमने सपोर्ट करना है और उनको अगर हमने प्रोटेक्ट करना है तो फिर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। बड़ी भरी हुई है दुनिया और हमारी दुनिया की तारीख़ उन कौमों से जो कभी रूल करती थी और गरक हो गई ज़ालिम होने की वजह से। अल्लाह हाफ़िज़।